Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is Graham's law of diffusion. For Graham's law of diffusion, first of all, we have to explain what is diffusion. Diffusion and effusion, ये दो हम terms use करते हैं. ये हमें सबसे पहले clear होना चाहिए. Diffusion क्या है? और इसके साथ साथ हमारे पास effusion क्या है? ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इसमें एक डिफरेंस भी हम यहाँ पे देख लेते हैं. फिर हम इसके लॉ की तरफ में चले जाते हैं कि ग्राहम्स लॉ कहता क्या है. Actually, diffusion is a process in which gas molecules move from area of high concentration to area of low concentration. That is called diffusion. Diffusion क्या हुआ? That is a process in which molecules move from area of high concentration to area of low concentration. ठीक होगी? जब हम effusion की तरफ जाते हैं, that is also from high concentration to low concentration. From high concentration to low concentration. लेकिन यहाँ पे एक शर्त होती है कि small hole से अगर हमारे पास very small hole है, उसमें से molecules from high concentration to low concentration move करते हैं, then that is termed as effusion. ये पहला डिफरेंस इसमें हो गया. इसमें दूसरा डिफरेंस हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास दो गैसेस हैं, दो कंटेनर हैं, उन दोनों गैसेस को हम सेपरेटली हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, सेपरेटली हमने इसमें रखा हुआ है. सपोज एक मेरे पास गैस यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, दैट इज ऑफ ब्राउन कलर. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, दैट इज NO2. दूसरा हम कहते हैं कि हमारे पास O2 है. O2 क्या है? कलरलेस है. ये दो गैसेस हैं. अब राइट कंटेनर में कलरलेस गैस मैक्सिमम कंसंट्रेशन रखती है और लेफ्ट कंटेनर में ब्राउन गैस मैक्सिमम कंसंट्रेशन रखती है. दिस वन इज ब्राउन इन कलर, NO2, एंड दिस वन इज कलरलेस. जैसे ही हम इसमें से पार्टीशन खत्म करते हैं, जब हम पार्टीशन खत्म करेंगे तो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे. इसमें ब्राउन मॉलिक्यूल्स भी हो जाएंगे और ब्राउन मॉलिक्यूल के साथ साथ इसमें जो कलरलेस मॉलिक्यूल्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे. दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैसेस. ब्राउन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ और कलरलेस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इंटरमिक्सिंग हो जाएगी. That intermixing of gases is called diffusion process. लेकिन अगर हम इसके comparatively यहाँ पे जाएं जिसमें हमारे पास एक गैस enclosed है, यहाँ पे कोई भी गैस हमने enclosed की हुई है और उसके साथ जो दूसरा कंटेनर हमारे पास है वो empty है, that is vacuum. ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, दिस वन इज गैस एंड दिस वन इज वैक्यूम. हम इसे वैक्यूम कंसीडर करते हैं. यहाँ पे कोई गैस मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे. अब करते क्या हैं, हम इसमें से एक स्मॉल होल छोड़ देते हैं, एक स्मॉल होल डेवलप करते हैं. जब हम होल यहाँ पे डेवलप करेंगे तो मॉलिक्यूल्स वन बाय वन यहाँ से लीकेज होंगे, लीक आउट होंगे. वन बाय वन मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, मूव करेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू वैक्यूम पोजीशन. अब ये जो प्रोसेस है मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन टू वैक्यूम मूव करना थ्रू अ स्मॉल होल, दैट इज टर्म्ड एज effusion प्रोसेस. effusion हम इसे कह रहे होते हैं. फिर हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ जब हम आते हैं, diffusion हम ये कहते हैं कि जैसा कि हमारे पास रोज है, फ्लावर है, उसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैल जाती है, स्प्रेडिंग ऑफ द फ्रेग्रेंस. और
फ्रेग्रेंस किसकी है? फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर या रोज कह सकते हैं। दैट इज अ डिफिनेशन प्रोसेस कि वो एक कंसंट्रेशन से दूसरी एरिया की तरफ वो स्प्रेड करती है। दूसरा हम ये कहते हैं कि अगर टायर हमारे पास है वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, तो एकदम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस मूव करेंगे। दैट इज आल्सो डिफिनेशन प्रोसेस। डिफिनेशन हम ये कहते हैं कि अगर लीकेज हो रही है कहीं से, स्मॉल होल है किसी सिलेंडर में, स्मॉल होल है उसमें गैसेस लीक आउट हो रही हैं, या अगर हमारी गाड़ी का टायर अगर पंक्चर हो जाता है उसमें से मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की जो लीकेज ऑफ गैसेस होती हैं, गैस लीकेज होना शुरू हो जाती हैं, दैट इज टर्म्ड एज डिफिनेशन प्रोसेस। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, कंपैरिजन यही है कि गैसेस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, चाहे वो स्मॉल होल हो चाहे कोई स्मॉल होल ना हो, फ्री स्पेस हो। ये दो स्टेप्स हम यूज करते हैं, डिफिनेशन एंड डिफिनेशन। अब इन दोनों टर्म्स का ग्राहम्स लॉ के साथ क्या ताल्लुक है? अब मैं उसकी डेफिनेशन की तरफ आ रहा हूं, हम उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ हम आते हैं। एक्चुअली पहली डिमॉन्स्ट्रेशन इसकी ये है, रेट ऑफ डिफिजन। रेट ऑफ डिफिजन हम यहां पे रेट ऑफ डिफिजन भी कह सकते हैं। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। मतलब अगर गैस की ये डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसका रेट ऑफ डिफिजन क्या होगा? कम होगा। अगर डेंसिटी कम होगी तो रेट ऑफ डिफिजन क्या होगा? ज्यादा होगा। व्हाट इज रेट ऑफ डिफिजन? रेट होता है फ्लो, गैस का फ्लो करना, मूव करना। अगर गैस स्पीड से मूव कर रही है, रेट ऑफ डिफिजन इज हाई। अगर गैस स्लोली मूव कर रही है, रेट ऑफ डिफिजन इज लो। इसको कहते हैं कि जो रेट हमारे पास है, एक्चुअली दैट इज मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है उससे हम क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। This one is also explained as, defined as, rate of diffusion is inversely proportional to density। लेकिन यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो हम कांस्टेंट लेते हैं। कांस्टेंट क्या लेते हैं? हम टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हैं। कांस्टेंट क्या लेते हैं? हम प्रेशर कांस्टेंट लेते हैं। मतलब अगर मेरे पास मुख्तलिफ गैसेस हैं तो एक गैस और दूसरी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर मुझे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं किसी गैस को 100 सेल्सियस पे, किसी दूसरी गैस को मैं 50 सेल्सियस पे रन करूं, नहीं, ऐसा नहीं। फिर लॉ ऑफ डिफिजन, ग्राहम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये दोनों पैरामीटर्स हमारे कांस्टेंट होंगे। ये पहली डेफिनेशन हो गई। अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करें तो रेट ऑफ डिफिजन हम ये कहते हैं दैट इज अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। रेट ऑफ डिफिजन को R से डिनोट करते हैं। ये रेट ऑफ डिफिजन भी हो सकता है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करें, R मल्टीप्लाइड बाय दिस विल, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा? जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे, R शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय D। तो इससे ही हम क्या करेंगे? ये डिफाइन कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे। अब ये हमारे पास एक सेकंड डिमॉन्स्ट्रेशन है ग्राहम्स लॉ की। ये डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों का प्रोडक्ट किस चीज का? द प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ डिफिजन एंड स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ये दूसरी डेफिनेशन होगी हमारी। द प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ डिफिजन एंड स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। दैट इज आल्सो टर्म्ड एज ग्राहम्स लॉ। अब यहां तक हम इसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ये हमारा है। अब हम क्या करते हैं? दो गैसेस लेते हैं। एक हम गैस 1 ले लेते हैं और दूसरा हम यहां पे क्या करते हैं? गैस 2 ले लेते हैं। ये दो गैसेस हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ डिफिजन R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी D1।
यहां पे हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, गैस 1 और गैस 2, इसका रेट R1, उसका रेट R2। कांस्टेंट लेते हैं, R1 is equal to constant divided by D1, that is R2 is equal to constant divided by D2। ये हमारे पास आ गया। फर्दर सॉल्व करें, R1 multiplied by D1 क्रॉस मल्टीप्लाई that is equal to constant, R2 multiplied by D2 that is equal to constant। दोनों पैरामीटर कांस्टेंट के बराबर हैं। जब दोनों कांस्टेंट के बराबर हैं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, R1 multiplied by D1 under root that is equal to R2 multiplied by D2 under root, क्योंकि वो भी कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है। अगर हम रेट्स को एक साइड पे, डेंसिटीज को एक साइड पे ले जाएं तो हम ये कहते हैं कि R1 डिवाइडेड बाय R2, R2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर हम क्या लिखेंगे, D2 डिवाइडेड बाय D1, डिवाइडेड बाय D1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। That is the third definition of Graham's law। अब ये डेफिनेशन है क्या? इस साइड में हम क्या कहते हैं, रेशियो है, किस चीज की, दैट इज द रेशियो बिटवीन रेट्स ऑफ डिफ्यूजन। ये भी रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ये भी रेट ऑफ डिफ्यूजन है, दैट इज अ रेशियो, दैट इज अ रेशियो बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, the ratio between rates of diffusion is equal to the ratio between square root of densities at constant temperature and pressure, that is also termed as Graham's law। तीन डेफिनेशंस होगी। ये फर्स्ट डेफिनेशन थी हमारे पास, रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास क्या है, ये पहली डेफिनेशन यहाँ पे थी, ये सेकंड डेफिनेशन यहाँ पे आ गई, ये थर्ड डेफिनेशन आ गई, लेकिन हमारा टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये हमारी डेरिवेशन आ गई यहाँ पे। फर्दर हम ये कहते हैं कि हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, हम जरा इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन हम लेते हैं कि क्या ये जो हम बात कर रहे हैं, दैट रेशियो बिटवीन रेट्स ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन डेंसिटीज, ये ठीक भी है या नहीं है। बात को हमें डेंसिटीज का मसला होता है, डेंसिटीज हमें याद नहीं होती। फिर हम एक और पैरामीटर भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन दैट इज मोलर मैसेस। हम मोलर मैसेस का भी अंडर रूट ले लेते होते हैं यहाँ पे, मतलब डेंसिटी की बजाय हम मोलर मैस भी लेते होते हैं। ये मोलर मैस हमारे लिए इजी पैरामीटर है, जिसका मोलर मैस ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, जिसका मोलर मैस कम उसकी डेंसिटी कम। तो हम यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मैस भी कह सकते हैं। ठीक है, m हमारा मोलर मैस हो गया। अब हम आते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ, हम आते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन ये है कि हम प्रूव करते हैं क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। हम एक ट्यूब लेते हैं और इस ट्यूब का जो साइज है वो तकरीबन 100 सेंटीमीटर है, इसका साइज, इधर यहां तक और इधर यहां तक, ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर साइज है। ग्लास ट्यूब हम इसे कहते हैं, दिस वन इज अ ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब ये हमने दी। हमने एक तरफ क्या लिया, NH3 गैस ली, दूसरी तरफ हमने क्या लिया, HCl के फ्यूम्स लिए। ये दो हमारे पास हैं कंपोनेंट्स हैं। हमने इधर से NH3 को उसका कॉटन में हमने उसे डुबोया, उधर से हमने HCl को सोक किया, सेम टाइम में हमने NH3 और HCl को यहाँ पे लगा दिया, मतलब यहाँ पे हमने NH3 को लगा दिया, इधर हमने क्या किया, HCl को लगा दिया। जैसे हमने इन दोनों फ्यूम्स को यहाँ पे अटैच किया तो NH3 मॉलिक्यूल्स इधर डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे इस तरफ, और जो HCl मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, दोनों डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे।
NH3 ने इधर मूव करना शुरू कर दिया, HCl ने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। अब ये कहां पे आके आपस में मिलते हैं, ये चीज हमने नोट करनी है। एक्चुअली होता ये है कि NH3 रिएक्ट करता है HCl से जाके और फॉर्मेशन होती है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये वाइट फ्यूम्स होते हैं, वाइट फ्यूम्स होंगे, ये डेंस फ्यूम्स डेवलप होंगे इसके NH4Cl के। अब इसमें हम नोट कर रहे होंगे जहां पे भी वाइट फ्यूम्स बनेंगे हम वहां पे निशान लगा देंगे। सपोज ये NH3 इधर मूव करता जा रहा है, HCl इधर मूव करता जा रहा है, सपोज के यहां पे आके वो आपस में क्या हुआ, वाइट फ्यूम्स बना लिया, वाइट फ्यूम्स डेवलप हुए। अब हमने क्या किया, हमने ये डिस्टेंस मेजर किया इधर से, NH3 कितना ट्रैवल करके गया, तो NH3 जो ट्रैवल करके गया था वो था 59.5 सेंटीमीटर क्या ट्रैवल करके गया, और जो HCl ट्रैवल करके आया है वो था 40.5 सेंटीमीटर। जब हमने उसको मेजर किया हुआ 100 में से NH3 ज्यादा ट्रैवल करके गया, इसका मतलब इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, ये ज्यादा मूव करके गया, HCl लो मूव हुआ। क्लियर हो गया? अब हम ये कहते हैं कि RNH3 रेट ऑफ डिफ्यूजन जो NH3 है वो कितना है 59.5 सेंटीमीटर, और जो मोलर मास ऑफ NH3 है, मोलर मास 14 और 3 17 ग्राम्स पर मोल है। यहां पे हम कहते हैं कि RHCl जो है वो हमारे पास है 40.5 सेंटीमीटर, और MHCl जो है मोलर मास 35.5 Cl का और 1 इसका 36.5 ग्राम्स पर मोल, ये हमारे पास होगा। अब अगर हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन पे जा रहे हैं तो हमने प्रूफ तो करना है। उसके प्रूफ में हम ये कहते हैं कि RNH3 that is inversely proportional to molar mass NH3 under root। इधर हम ये कहते हैं कि RHCl that is molar mass HCl under root। अगर हम इनके कांस्टेंट्स लें तो हमारे पास ये आ जाता है RNH3 ये क्रॉस मल्टीप्लाई मोलर मास अंडर रूट NH3 that is equal to constant। यहां पे हम कहते हैं कि RHCl multiplied by molar mass HCl that is equal to constant। तो वही अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो मेरे पास कंपैरिजन ये आ जाता है RNH3 divided by RHCl that is equal to molar mass HCl and molar mass NH3 that is under root। अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं that is 59.5 divided by 40.5, this one is 36.5 under root and this one is 17 under root। इसको अगर हम सॉल्व करें 1.46, इसको अगर हम सॉल्व करें 1.46, रेट्स की जो वैल्यू आ रही है, रेट्स का जो रेशियो आ रही है वो 1.46 है, और मोलर मासेस की जो रेशियो आ रही है वो भी क्या आ रही है 1.46। तो ये प्रूव हो गया कि वाकई जो रेशियो बिटवीन रेट्स ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन मोलर मासेस। इसमें जरूरी नहीं है कि हमने मोलर मास HCl का अपर साइड पे रखना है, हम इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, तब भी हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो ये तो नहीं होगा लेकिन होगा सेम। सपोज हम इस तरह से भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट मोलर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ किस चीज का HCl डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन NH3। हम इधर ये पुट कर सकते हैं, अपोजिट साइड में हम क्या पुट कर सकते हैं मोलर मास ऑफ NH3 और डिवाइडेड बाय मोलर मास HCl। अगर हम वैल्यूज पुट करें 40.5 डिवाइडेड बाय 59.5, this one is 17 under root and 36.5 under root।
इसका भी अगर हम आंसर करें तो अराउंड 0.68, ये भी वैल्यू वही आएगी, वो भी वैल्यू वही आएगी। इसका मतलब ये हुआ that is hence proved that ratio between rates of diffusion of two gases should be equal to the ratio between molar masses of the square root of the molar masses of the two gases. That is about Graham's law of diffusion. डिफरेंस सबसे पहले आ गया डिफ्यूजन का, फिर हमने उसका फर्स्ट डेफिनेशन देखी, सेकंड डेफिनेशन आ गई, थर्ड डेफिनेशन हमने रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, और फिर हमने उसको प्रूव भी किया। हाँ वाकई जो मोलर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि रेशियो बिटवीन रेट्स ऑफ डिफ्यूजन दैट शुड बी इक्वल टू द रेशियो बिटवीन मोलर masses of the two gases. Thank you very much.